हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। आज जैसा कि आपको दिख रहा है ये वीडियो आपका 12th क्लास के लिए है। 12th का एकेडमिक के जो बच्चे हैं उनको कभी ये सोचना नहीं है कि भाई कोरोना आएगा या छुट्टी हो जाएगी स्कूल में, ऐसा हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं सोचना है। आपका ये लेक्चर नंबर 1 से लेकर के लास्ट का जितना सिलेबस है पूरा कंप्लीट कराया जाएगा। और इस सीरीज का आपका बच्चा ये लेक्चर नंबर 3 है। ठीक है, आपका पहला लेक्चर हो गया है प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, दूसरा लेक्चर हुआ है कूलम्स लॉ, और तीसरा लेक्चर आपका जो दिख रहा है वो आपका ये दिख रहा है इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक डायपोल जिसको हिंदी में कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव। ठीक है, तो ये आपका चैप्टर स्टार्ट हो रहा है और बेटा ये बाईलैंग्वेज होगा, हिंदी में भी होगा और इंग्लिश में भी होगा। ठीक है, तो 11th-12th बच्चों के लिए भी है और कंपटीशन के वो बच्चे जिनका इस पर कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर नहीं है, चाहे वो एनडीए का हो, एयरफोर्स का हो, नेवी का हो, चाहे नीट का बच्चा हो या जीआईसी लेक्चरर का हो, यूपी टीजीटी पीजीटी या किसी भी फिजिक्स से सब्जेक्ट कोई भी एग्जाम दे रहे हैं आप, अगर आपका इस पे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आपको इस वीडियो को देखने की जरूरत है। और 12th के बच्चों को भी इसको कंपटीशन के पर्पज से अच्छे देखने की जरूरत है, ये उनका सिलेबस ही है, उनको तो पढ़ाना ही है। ठीक है, तो जैसा कि लिखा हुआ आपका इलेक्ट्रिक डायपोल, आज का चैप्टर आपका होगा इलेक्ट्रिक डायपोल और इसमें हम डिस्कस करेंगे वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है। ये बाईलैंग्वेज होगा। ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि अब आपको पढ़ाने के लिए संतोष सर आ चुके हैं, आपका टेंशन एकदम खत्म। लेकिन हाँ, पढ़ाना तो आपको पड़ेगा, पढ़ाना मेरा काम है, पढ़ना आपका काम है। ये एकदम संतोष सर फिजिक्स क्लासेस पे जो भी क्लासेस चल रहा है आपका, ये आपके लिए फ्री है, आप इसको अच्छे से पढ़िए। ठीक है, चलिए, आप सभी बच्चों का आपके अपने प्यारे से चैनल संतोष सर फिजिक्स क्लासेस में स्वागत है। इसको समझ में आए, अच्छा लगे ये वीडियो और इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और दूर दूर तक इसको शेयर करिए। हर बच्चा इसको पढ़ पाए और वो अपने टारगेट को, अपने सिलेबस को पूरा कर पाए। भले ही उसका स्कूल में या कॉलेजेस में या किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में अगर उसका सिलेबस कंप्लीट नहीं होता है, उसे डरने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे उसका पूरा सिलेबस कंप्लीट होगा और चेन स्टार्ट हो गई है। ये आपका 3rd लेक्चर है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक डायपोल, बेटा देखो जैसा कि आपका ये चैप्टर शुरुआत हो गया है, यहाँ पे चैप्टर आपका दिख रहा है इलेक्ट्रिक डायपोल वैद्युत द्विध्रुव। तो वैद्युत द्विध्रुव होता क्या है? ठीक है, इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है, ये आपका चैप्टर है और बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये होता क्या है बच्चा, इलेक्ट्रिक डायपोल होता क्या है? इलेक्ट्रिक डायपोल, तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, इसको हम हिंदी में कहेंगे वैद्युत द्विध्रुव। मतलब देखो एग्जांपल के लिए मैं आपको एक चीज डिस्कस करता हूं। जनरली आपने मैग्नेट देखा होगा, मैग्नेट अगर आपने देखा है तो एक साइड में होता है नॉर्थ पोल, एक साइड होता है साउथ पोल, है ना। नॉर्थ पोल को बोलते हैं प्लस पोल स्ट्रेंथ होता है और साउथ पोल माइनस पोल स्ट्रेंथ होता है और ये एक दूसरे से 2l की डिस्टेंस पे होते हैं। ठीक है, तो बेटा जैसे अगर हम कोई बार मैग्नेट देखते हैं तो बार मैग्नेट में अगर 2 पोल होता है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, तो इसको हम क्या कहते हैं? डाईपोल। डाई माने 2, पोल का मतलब 2, माने एक ऐसा सिस्टम जिसमें 2 पोल हो। मतलब मैग्नेटिक डायपोल क्या कहते हैं? द मैग्नेट विच है बोथ नॉर्थ एंड साउथ पोल इज कॉल्ड मैग्नेटिक डायपोल। माने एक ऐसा चुंबक जिसमें उत्तर और दक्षिण दोनों ध्रुव हो, उसे कहते हैं चुंबकीय द्विध्रुव। और इसमें एक नॉर्थ क्या होता है? प्लस पोल स्ट्रेंथ को दिखाता है, साउथ क्या होता है? माइनस पोल स्ट्रेंथ को दिखाता है। इसका मतलब क्या हो गया बेटा? एक ऐसा सिस्टम, अगर मैं इसको इलेक्ट्रिसिटी के केस में डिस्कस करूं तो एक ऐसा सिस्टम जिसमें जितने पॉजिटिव हो उतने ही नेगेटिव हो, तो वो सिस्टम आपका क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रिक डायपोल। द सिस्टम विच हैव इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डायपोल। माने एक ऐसा निकाय जिसमें जितने धन आवेश हैं उतने ही ऋण आवेश है, तो आपका कहलाता है इलेक्ट्रिक डायपोल। ऐसा एक परिवार, उसमें एक मियां एक बीबी, क्या हो गया? इलेक्ट्रिक डायपोल ही तो हो गया। तो ये इलेक्ट्रिक डायपोल है। ठीक है, चलिए आगे डिस्कस करते हैं यहां पे। तो बेटा देखो इसका डिफिनीशन मैं नहीं लिखाऊंगा, डिफिनीशन में बोल दे रहा हूं, आप लोग लिख लो। एक ऐसा निकाय जिसमें जितने धन आवेश हैं उतने ही ऋण आवेश होते हैं, तो ये पूरा निकाय आपका कहलाता है वैद्युत द्विध्रुव। माने द सिस्टम विच हैव इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डायपोल, वैद्युत द्विध्रुव। क्लियर? कॉन्सेप्ट समझ में आ गया।
अब बेटा देखो इसमें क्या होता है, मान लिया आपका एक कोई प्लस चार्ज है और एक माइनस चार्ज है, प्लस चार्ज है और माइनस चार्ज है, ये दोनों एक दूसरे से मान लिया 2l के डिस्टेंस पे हैं, तो ऐसे केसेस में क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, बेटा देखो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है ये P, ये बेटा होता है चार्ज का मैग्नीट्यूड, चार्ज का परिमाण, परिमाण का मतलब जैसे +5 कूलम है और ये -5 कूलम है, तो माइनस प्लस नेचर दिखाता है, लेकिन 5 क्या है, इसका परिमाण है, मैग्नीट्यूड है, तो ये मैग्नीट्यूड रखा जाता है, Q का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाई दोनों के बीच का डिस्टेंस, यहाँ पे क्या है 2l। तो इस तरह से आपका होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, P इक्वल हो जाता है 2ql। इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट को बच्चों हिंदी में कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इसको कहा जाता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक है। और ये होता है आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। अच्छा बच्चा, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन किधर से किधर होता है, तो आपका ये माइनस चार्ज, ये प्लस चार्ज है, तो इसका डायरेक्शन हमेशा माइनस चार्ज से प्लस चार्ज की तरफ होता है, ठीक है। माने आप ये कह सकते हैं द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट बी फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, ठीक है। माने द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा हमेशा माइनस से प्लस की तरफ होता है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा, ये आपका पूछा जाता है, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन किधर से किधर होता है। और आपका दूसरा चीज यहाँ पे होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट का फार्मूला P = 2ql होता है, लेकिन ऐसा कुछ फिक्स नहीं है। अगर हम ये कह दें कि कोई एक प्लस q चार्ज है और एक माइनस q चार्ज है, ये दोनों एक दूसरे से d दूरी पर है, तो बेटा यहाँ पर इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट P बराबर जो हो जाएगा वो हो जाएगा उन दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड, परिमाण, और ये परिमाण क्या हो जाएगा Q मल्टीप्लाइड बाई दोनों के बीच का डिस्टेंस d, तो आपका ये आ गया QD। इसका मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट होता क्या है, ये होता है चार्ज का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाई दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस, यही होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक है। और वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, जिसमें पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चार्ज होते हैं। तीसरा चीज में इंपॉर्टेंट क्या है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा किधर से किधर होता है, तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा हमेशा माइनस से प्लस की तरफ होता है, नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है। अगला चीज बेटा जो इसमें इंपॉर्टेंट है, इसको सुन लीजिए, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मैं बोल दे रहा हूं, ठीक है, यहाँ लिखूंगा नहीं, स्पेस यहाँ पे कम दिख रहा है। देखो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जब इलेक्ट्रिक डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में हम रखते हैं, तो ऐसे सिचुएशन में इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों की दिशा एक ही होना चाहिए, ठीक है। तो आइए अब हम डिस्कस करते हैं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट पे मूवमेंट ऑफ कपल क्या होता है जब इलेक्ट्रिक डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है। तो मुझे लगता है इसका कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। अब इस पर हम आगे बढ़ते हैं। अब अगला इसमें डिस्कस करते हैं कि एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल को हम रखते हैं तो होता क्या है बेटा, ठीक है। आइए आगे डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो ये आपका हेडिंग होता है यहाँ पे, ये होता है मूवमेंट ऑफ कपल, मूवमेंट ऑफ कपल when electric dipole is placed in uniform electric field, ठीक है बेटा। देखो ऐसे सिचुएशन में क्या हो जाता है, इसका हिंदी क्या है, एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे हुए वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल युग्म का आघूर्ण, एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे हुए वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल युग्म का आघूर्ण। तो बेटा देखो मूवमेंट ऑफ कपल क्या होता है, सबसे पहले इसका बेस जानो। तो मूवमेंट ऑफ कपल क्या होता है,
बेटा देखो अगर कोई एक बॉडी है, कपल का मतलब क्या होता है, जोड़ा, जिसपे दो बल लग रहे हो। और बेटा अगर एक कोई बॉडी है और ऐसे सिचुएशन में उस बॉडी पर दो बल लग रहे हैं, और आघूर्ण का मतलब होता है घुमाना, बल युग्म का आघूर्ण, बल का मतलब बल, युग्म का मतलब जोड़ा, और आघूर्ण का मतलब घुमाना। मूवमेंट ऑफ कपल का मतलब हो गया दो बल ऐसे लगे जो उस बॉडी को घुमा दे, ये प्रोसेस ही आपका कहलाता है मूवमेंट ऑफ कपल। ठीक है, बल युग्म का आघूर्ण कहलाता है। तो इनका जो है मेन कॉन्सेप्ट यही है। तो बेटा अगर ये देखो जैसे कोई पिंड है, कोई बॉडी है, उस पे दो फोर्स, इक्वल फोर्स अगर हम एक ही डायरेक्शन में लगाते हैं, एक फोर्स हमने मान लिया एफ यहां लगा दिया और दूसरा फोर्स एफ यहां लगा दिया, तो क्या ये घूमेगा? नहीं घूमेगा, ये दोनों क्या होगा, ऊपर चला जाएगा। ठीक है, दूसरा सिचुएशन ये है कि अगर मैं इसमें डिस्कस करूं आपका, ठीक है, कि आपका ये बॉडी है और इस पे दोनों फोर्स हमने क्या किया, एक ही डायरेक्शन में लगा दिया नीचे की तरफ, तो क्या ये घूमेगा? नहीं घूमेगा, यहाँ पे दोनों फोर्स इसको नीचे लेकर के आएंगे। ठीक है, लेकिन बेटा अगर इसमें हम एक केस इस तरह से डिस्कस करें, अगर मान लिया कोई बॉडी है, एक फोर्स हमारा इधर लग रहा है, एक फोर्स इधर लग रहा है, तो क्या होगा, ये इसको घुमाएगा? घुमाएगा, बिल्कुल घुमाएगा। जैसे ये बॉडी है, इधर कोई फोर्स लग रहा है, इधर ये नीचे खींचे, ये ऊपर खींचे, देखो बेटा अपने आप घूम गया, है ना। तो यही होता है मूवमेंट ऑफ कपल। तो यहां से लाइन ऑफ एक्शन का अगर डिस्टेंस ये r है, तो ऐसे सिचुएशन में मूवमेंट ऑफ कपल होता क्या है, जब किसी पिंड पर या किसी बॉडी पर दो फोर्स एक दूसरे इक्वल फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगते हैं, तो उसको घुमाने का प्रयास करते हैं, घुमा देते हैं, यही कहलाता है मूवमेंट ऑफ कपल। या मूवमेंट ऑफ कपल या टॉर्क, ये बराबर होता है, ये लाइन ऑफ एक्शन दोनों फोर्स के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस क्रॉस जो फोर्स लगा है इक्वल फोर्स का मैग्नीट्यूड F। तो यही होता है मूवमेंट ऑफ कपल R क्रॉस F। इसीलिए देखिए जब आप नल का टोटी खोलते हैं तो अंगूठे से क्या करते हैं, अंगूठे को ऊपर की तरफ ठेलते हैं तो उंगली को नीचे खेलते हैं, अपने आप घूम जाता है। जब साइकिल को मोड़ते हैं तो ये हाथ अंदर की तरफ लगाते हैं, बाहर तरफ लगाते हैं, अपने आप घूम जाता है। कार चलाते हैं, स्टीयरिंग नीचे करते हैं तो ये ऊपर जाता है, इसको नीचे करते हैं ऊपर जाता है, घूमता है। या किसी बच्चे का कंधा पकड़िए, एक कंधा अंदर की तरफ खींचिए, बाहर देखो अपने आप घूम जाएगा। तो ये क्या है, मूवमेंट ऑफ कपल है। माने किसी बॉडी पर, किसी पिंड पर दो बल एक दूसरे की विपरीत दिशा में अगर हम लगाते हैं तो उसको घुमाने का प्रयास करता है, यही होता है मूवमेंट ऑफ कपल या बल का आघूर्ण। ठीक है, तो आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब मैं इस इलेक्ट्रिक फील्ड में इसका डिस्कशन करूंगा, ठीक है, जो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो बेटा देखो इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने मान लिया कि यहां से यहां तक हमारा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में चल रहा है। यहां पे अगर हमने माइनस क्यू रख दिया और इधर पे हमने प्लस क्यू रख दिया, ये हमारा हो गया इलेक्ट्रिक डाइपोल, जो कि एक दूसरे से 2l के डिस्टेंस पे है। तो बेटा देखो जब हम इलेक्ट्रिक डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो ऐसे सिचुएशन में क्या करता है, वहां पे पोलराइजेशन, ध्रुवण की घटना होती है, जिस कारण वो क्या करता है, वो सबको एक ही दिशा में लाने का प्रयास करता है। तो ऐसे सिचुएशन में हो जाएगा बच्चा यहाँ पे कि देखो यहाँ पे इस साइड में जो फोर्स लगेगा यह बराबर हो जाएगा प्लस क्यूई। तो प्लस क्यूई फोर्स जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में लगेगा, और यह बराबर माइनस क्यूई फोर्स जो होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। ये तो रूल ही होता है। अब देखो ये दोनों एक दूसरे को घूमेंगे, ऐसे अपनी तरफ खींचेंगे तो ये घूमेगा, घूम करके ये बेटा कैसे आ सकता है, ऐसे आएगा। तो अब देखो एक फोर्स इधर लगा, एक फोर्स इधर लगा, इसके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये होगा, तो हम मान लेते हैं ये हो गया OB। तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया और फोर्स दोनों का फार्मूला रख दें R क्रॉस F की तरफ से, तो रिजल्ट आ जाएगा। बेटा देखो ये मान लिया थीटा एंगल से इसको अगर घुमाता है तो आपका ये ट्रायंगल बन गया, ये ट्रायंगल बन गया। ये अगर इसको थीटा एंगल से ऐसे घुमा करके अपने डायरेक्शन में लाता है तो ऐसे सिचुएशन में ये क्या हो जाएगा 2l cos थीटा, और ये हो जाएगा 2l sin थीटा, OBA। हम ये इसका नॉमिनेशन कर देते हैं OBA। तो बेटा इस ट्रायंगल से क्या हो जाएगा, मोमेंट ऑफ कपल अगर हमें निकालना है तो मोमेंट ऑफ कपल क्या होता है, R क्रॉस F। R क्या हो गया, दोनों फोर्स के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये हो गया, और ये क्या है बेटा आपका 2l sin थीटा। तो यहां पे हो जाएगा 2l sin थीटा इंटू F क्या है आपका, F फोर्स है, फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या है QE। तो ये आपका क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे हो जाएगा QE। तो बेटा ऐसे सिचुएशन में आप इसको लिख सकते हो
2QL एक साथ लिख लें तो ये हो जाएगा 2QL E sin थीटा। तो बेटा देखो इसको हम क्या लिखते हैं, P लिखते हैं, तो इसलिए मूवमेंट ऑफ कपल या टार्क बराबर हो जाता है PE sin थीटा, या इसी को हम कहते हैं AB sin थीटा बराबर क्या होता है A क्रॉस B, तो ये हो जाएगा P क्रॉस E। ठीक है, तो ये सिचुएशन हो जाता है। यहां पे अगर हम लिखेंगे तो टार्की बना देंगे। तो बड़ा ऐसे सिचुएशन में होता है कि जब इलेक्ट्रिक डायपोल को हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो वैसे केसेस में मूवमेंट ऑफ कपल या टार्क जो होता है बच्चा वो होता है PE sin थीटा या P क्रॉस E। ठीक है, जहां पे E इलेक्ट्रिक फील्ड है, P क्या है, इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। अच्छा, आपका अगर टार्क पता है, कार्य निकालना है, तो आप वर्क निकाल सकते हो बेटा। क्यों? क्योंकि वर्क बराबर हम जानते हैं टार्क को थीटा के एंगल में इंटीग्रेट कर दीजिए तो आपका वर्क डन आ जाता है। तो हम कहां से कहां तक इसको घुमा रहे हैं, बहुत होगा हम 0 डिग्री से घुमाएंगे और थीटा बराबर किसी भी डिग्री पे घुमा देंगे। तो लोअर लिमिट हम क्या ले लेंगे 0, अपर लिमिट ले लेंगे थीटा। तो बेटा अगर ये कह दिया जाए कि इस बल आघूर्ण, ये द्विध्रुव आघूर्ण को 0 से थीटा एंगल पर घुमाने पर कार्य कितना पड़ेगा, तो वर्क डन बराबर क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 टू थीटा टाउ डी थीटा। अच्छा, टाउ डी थीटा क्या हो जाएगा बेटा, देखो यहां पे हो जाएगा 0 से थीटा, टाउ की जगह P sin थीटा होता है, तो बच्चा यहां पे आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा PE sin थीटा डी थीटा। अब देखो P बाहर हो जाएगा तो sin थीटा का डी थीटा करेंगे इंटीग्रेशन में तो माइनस कॉस थीटा होगा। लोअर लिमिट 0 रखिए, अपर लिमिट ये रखिए, तो वर्क डन सॉल्व करने पे यहां पे आ जाता है PE 1 माइनस कॉस थीटा। तो बेटा इस तरह से कार्य जो करना पड़ेगा, माने इलेक्ट्रिक डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में थीटा एंगल घुमाने में जो कार्य करना पड़ेगा वो ये हो जाएगा। ठीक है, और पोटेंशियल एनर्जी अगर हमें निकालना हो, स्थितिज ऊर्जा अगर हमें निकालना हो, तो स्थितिज ऊर्जा हम क्या कर सकते हैं बेटा, देखो स्थितिज ऊर्जा अगर निकालना है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है आपका, ये पोटेंशियल एनर्जी हो जाता है माइनस PE प्लस वर्क डन होता है ना, और माइनस P प्लस वर्क डन का ये फॉर्मूला रख देंगे तो क्या हो जाएगा माइनस P, और ये PE से कट जाएगा तो पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा माइनस PE cos थीटा, और इस तरह से आ जाएगा माइनस P डॉट E। तो बेटा आप ये जान लो कि आपका यहां पे हो गया पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला ये आ गया, वर्क डन का फार्मूला ये आ गया, और मूवमेंट ऑफ कपल का फार्मूला ये आ गया। तो इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक डायपोल को, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक डायपोल को घुमाने में जो टार्क होता है वो होता है P क्रॉस E या PE sin थीटा, ये आपको याद रखना है। वर्क डन जो हो जाएगा बच्चा हो जाएगा PE 1 माइनस कॉस थीटा होता है, और पोटेंशियल एनर्जी होता है माइनस PE cos थीटा या P डॉट E होता है। अब हम थीटा बराबर जैसे रखते जाएंगे वैसे आंसर आएगा। जैसे बेटा आपका ये कह दिया जाए, ठीक है, जैसे आपका यहां पे ये कह दिया इन्होंने कि अगर हम इलेक्ट्रिक डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में 90 डिग्री से घुमा देते हैं तो टार्क, वर्क डन और पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र में 90 डिग्री से घुमाते हैं, तो ऐसे केसेस में आपका जो होता है बलयुग्म का आघूर्ण और आपका ये कार्य और आपका ये स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगा। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो बेटा थीटा बराबर हम कर देंगे 90 डिग्री। तो थीटा 90 करेंगे तो टार्क क्या होता है PE sin थीटा, तो ये क्या हो जाएगा बच्चा, टार्क यहाँ पे हो जाएगा PE sin 90 डिग्री। sin 90 का मान क्या होता है 1 होता है, इसलिए टार्क का वैल्यू क्या आ गया PE, तो थीटा बराबर 90 पे PE आ गया। अच्छा, वर्कडन पूछता है तो वर्कडन क्या हो जाएगा, वर्कडन होता है PE 1 माइनस कॉस थीटा, तो इसको क्या लिखोगे PE 1 माइनस कॉस 90। अच्छा, cos 90 का मान 0 होता है, ठीक है, तो ये आपका क्या आ जाएगा बच्चा, यहाँ पे आ जाएगा वर्कडन बराबर आ जाएगा PE, है ना। और पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है माइनस PE cos 90 रख दोगे, cos 90 0 होता है, ये 0 कर देगा तो स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगा 0। तो इस तरह से आपका आंसर आ गया। आपका ये पीजीटी में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि अगर थीटा बराबर 180 डिग्री से घुमा दें तो वहां पे टार्क क्या होगा, वर्कडन क्या होगा और पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, तो ये चीजें होता है। तो बेटा ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन था इलेक्ट्रिक डायपोल से रिलेटेड, ये भी चीज हो गया। अब इसके अलावा इसमें एक चीज और पूछा जाता है कि इलेक्ट्रिक डायपोल के जरिए
जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल होता है वो अच्छी और निरक्षीय स्थिति में क्या होता है, एक्सियल और इक्वेटोरियल पोजीशन पे क्या होता है। ठीक है, तो आइए हम उसका डिस्कशन करते हैं। इसके बाद आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट ये फॉर्मूला आपका जरूर याद होना चाहिए। ये 12th का 3rd लेक्चर है ये। ठीक है, चलिए बच्चों यहां पे अब हम देखते हैं कि आपका जो है ये है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल। बेटा इसका कहना इनका है कि वैद्युत द्विध्रुव के जरिए वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत विभव होता क्या है, अच्छी और निरक्षीय स्थिति में, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे सिचुएशन में जान लो बेटा कि पोटेंशियल जो होता है वो होता है P cos थीटा अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 r स्क्वायर। ये होता है जहां पे r क्या होता है, जिस पॉइंट पे हमें निकालना होता है वो डिस्टेंस होता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो होता है आपका P अंडर रूट 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 r क्यूब। ये फार्मूला होता है। तो बेटा देखो अगर ये पूछ लिया जाए, पहला केस ये डिस्कस किया जाए एट एक्सियल पोजीशन, माने ये कह दिया जाए अच्छी स्थिति में, ठीक है, और दूसरा ये कह दिया जाए एट इक्वेटोरियल पोजीशन, इसको कहा जाए निरक्षीय स्थिति में। तो अच्छी का मतलब अक्ष की तरफ चल रहे हैं, तो यहाँ पे थीटा बराबर क्या रखते हैं बच्चा, 0 रखते हैं, थीटा बराबर 0 डिग्री रखते हैं। और निरक्षीय में क्या होता है, एक प्लस चार्ज इधर होता है, एक माइनस चार्ज इधर होता है, पॉइंट आपका आर यहाँ पे होता है, तो इस तरह से निकालते हैं। तो यहाँ थीटा बराबर हम रखते हैं 90 डिग्री। अब बच्चा थीटा बराबर अगर 0 डिग्री इसमें रखेंगे तो यहाँ पे पोटेंशियल हो जाएगा P अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 r स्क्वायर, और इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा ये हो जाएगा 0 रखेंगे तो cos 0 क्या होता है 1 होता है, तो 3 और एक 4 अंडर रूट 4 हो जाएगा, 4 बाहर आएगा तो 2 हो जाएगा, तो आ जाएगा 2p अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 r क्यूब। तो बेटा आपका जो होता है ये पोटेंशियल जो होता है अच्छी स्थिति में ये होता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड ये होता है। ठीक है, दूसरा चीज अगर हम ये डिस्कशन करें इनका निरक्षीय स्थिति में, तो निरक्षीय स्थिति में देखो क्या हो जाएगा थीटा 90, तो पोटेंशियल V बराबर क्या हो जाएगा P cos 90 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 r स्क्वायर। cos 90 0 होता है तो पोटेंशियल आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चा 0 हो जाएगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा यहाँ पे देखो cos 90 0 होता है तो 1 बचेगा, अंडर रूट 1 बाहर ही आ जाएगा, तो ये हो जाएगा P अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 r क्यूब। तो इस तरह से बच्चा आपका यहाँ पे जो होता है पोटेंशियल निरक्षीय स्थिति में 0 होता है और इलेक्ट्रिक फील्ड ये होता है। तो आपका कई बार ये लेक्चरर में भी आया हुआ है, टीजीटी पीजीटी में भी आया है, आपका एयरफोर्स नेवी में भी पूछा गया है कि इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो आर के कैसे रिलेशन में होता है, 1/r स्क्वायर होता है कि 1/r होता है कि 1/r क्यूब होता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड और आर में जो रिलेशन होता है वो हमेशा r क्यूब का हो रहा है। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। और पोटेंशियल में इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो रहा है, r स्क्वायर का हो रहा है, जबकि आप अभी कई केस में पढ़ेंगे सॉलिड स्फीयर के केस में, स्फेरिकल सेल में इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल r स्क्वायर आएगा, लेकिन डायपोल के कारण यहाँ पे अलग केसेस आ रहे हैं। ठीक है, और आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि इक्वेटोरियल पोजीशन में क्या होगा, तो इक्वेटोरियल पोजीशन पे पोटेंशियल आपका क्या होता है 0 होता है, और एक्सियल पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है इक्वेटोरियल पोजीशन का जस्ट डबल होता है। ठीक है, इसमें इतना इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिक डायपोल से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर हो गए। कोई कंपटीशन का भी बच्चा है वो यहाँ पे अच्छे से फोकस कर सकता है, इससे बाहर कोई और चीज नहीं आता है। तो ठीक है बेटा, आज तीसरा लेक्चर ओवर हो गया। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।